हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से दिवाली मना रहे होंगे, लेकिन साथ के साथ पढ़ भी रहे होंगे जस्ट बिकॉज आपका एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। मिड ऑफ दिसंबर आपका टीयर 1 ड्यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग आज का इस सेशन लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, मजेदार सेशन होने वाला है। इसमें हमने क्या किया है, इस साल जो सीजीएल टीयर 2 का पेपर हुआ था, मतलब सीजीएल 2021 का टीयर 2 को जो पेपर हुआ था 100 क्वेश्चन, ऑलरेडी हमने उसका डिस्कशन किया हुआ है। आज की सेशन में उस पूरे 100 क्वेश्चन में से मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन निकाले हैं जो आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में मिल सकते हैं, चाहे वो सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। 10 ही क्वेश्चन चुने हैं और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ध्यान से जरूर देखिएगा इस सेशन को, कोई डाउट हो डेफिनेटली पूछेगा, बट ये आपको ध्यान रखने इन क्वेश्चंस को, जस्ट बिकॉज ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या है भाई, जरा देखते हैं। सबसे पहले तो आपका ये 10 क्वेश्चन मैंने बताए जो 8 अगस्त का आपका टीयर 1 हुआ था, तो वहां से अब मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको एक सीरीज दी हुई है और सीरीज से पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन सीरीज। अब क्या करना है, देखो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अब ऐसे आप सोचोगे तो आपको दिक्कत होगी। यहाँ पर ये 2 सीरीज मिलाकर लिखी गई, मतलब क्या है, देखो एक 7/2, 7/6, 7/12 से लेकर 7/156 है। अगर मैं ध्यान से देखूं इस सीरीज को, मतलब मैंने ये टर्म लिया, मैंने ये टर्म लिया, ये टर्म लिया, ये टर्म लिया, अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो मैं आपको समझा रहा हूं एक बात कि देख लो, अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2, प्लस में आ जाएगा 1/6, प्लस में आ जाएगा 1/12 डॉट 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 प्लस में 1/156। ये हो जाएगी आपके पास पहली सीरीज। और अगर आप दूसरी सीरीज देखोगे तो देखो ये 11/3, 11/15, 11/35 ऐसे चल रही है। मतलब दूसरी सीरीज भी ऐसे बनेगी कि 11 आप अगर कॉमन ले लोगे, लेकिन वहां पर कुछ और चीजें भी हैं जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो जो ये सीरीज है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/2 दूसरे में क्या लिखा हुआ है 1/2 आगे देखो 3/4 और ऐसे ही आगे 4/5, 5/6। और अगर इस नंबर को देखोगे तो ये लिखा हुआ 12/13। ये क्या लिखा हुआ है 12/13। इस तरीके से सीरीज बने हुए। और इन नंबर को अगर मैं देखूं, इसको मैं 1/1 माइनस 1/2 लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखो 1 - 1/2 तो 1/2 ही होता है। अगर मैं इस टर्म को देखूं तो देखो क्या मैं 1/2 माइनस में 1/3 लिख सकता हूं। देख लो बिल्कुल दिख रहा है कि भाई नीचे 6 आ गया, 3 - 2 1/6, सब कुछ सही आ रहा है। ये कितना बनेगा 1/3 माइनस 1/4। जैसे ये टर्म क्या है, ये लिखा हुआ है 12/13, तो क्या बनेगा 1/12 माइनस में 1/13, इस तरीके से बनेगा। तो समझने वाली बात यहां पर यह है कि अगर मैं इस पूरी सीरीज को शॉर्ट में लिखूं तो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं कि देखो 7 मैंने कॉमन ले लिया और ये मैंने लिखा 1/1 माइनस में 1/2 प्लस 1/2 माइनस में 1/3 प्लस 1/3 माइनस में 1/4 और ये आ जाएगा प्लस में 1/12 माइनस में 1/13। ये सीरीज ऐसी बन रही होगी कुछ। और अगर इस सीरीज को आप ध्यान से देखोगे तो देखो टर्म्स कट रहे हैं, -1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 ऐसे कटते जाएंगे, यहां तक पूरा कट जाएगा। बचेगा कितना, देखो यहां पर ये 1/1 बचा हुआ है आपके पास और यहां पर ये 1/13 बचा हुआ है। तो कुल मिला के इस सीरीज से मेरे पास क्या बचा, तो मैं लिखूंगा 7 और ये आ जाएगा 1 माइनस में 1/13। इस सीरीज से मेरे पास बस इतना बचा हुआ है। तो आपको समझना है कि अगर भविष्य में ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे तो इन टर्म्स को देख के पहचानना होना चाहिए कि भाई ये क्या कुछ ऐसी सीरीज बन रही है क्या, और तुरंत वहां पर, यहां पर कुछ भी सीरीज हो सकती है, मैं आगे समझाऊंगा। इसी क्वेश्चन में 2 सीरीज है। पहली वाली सीरीज का अपना आंसर आ गया 12/13 होगा, हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ये पूरा क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व हुआ। आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं आगे देखूं, प्लस लगाया मैंने, और अगर मैं आगे का क्वेश्चन देखूं तो देखो क्या लिखा हुआ है अपने पास 11/3। मैं पहले एक स्टेप ऊपर लिखता हूं, ये लिखा हुआ है 11/3 प्लस में लिखा हुआ है 11/15 और डॉट 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 यहां पर लिखा हुआ है प्लस का 11/575 ऐसे लिखा हुआ है। अगर मैं इस सीरीज को ब्रेक करके दिखाऊं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 × 3, ये लिखा हुआ है 3 × 5
और अगर आप यहां पर जाओगे तो ये लिखेगा 23 इंटू में 25, ऐसे आएगा। तो कई लोगों के दिमाग में तुरंत आएगा अरे इसमें क्या बचा, ये तो बस 1/1 माइनस 1/3 कर देंगे। लेकिन बेटा ध्यान से देखो, अगर 1 माइनस 1/3 करोगे तो बनेगा कितना, 2/3। लेकिन दोस्त अपने पास अगर मैं 11 कॉमन भी ले लूंगा तो 1/3 बचेगा, ये मामला तो नहीं बन रहा। दूसरा आप चेक कर लो, अगर मैं 1/3 माइनस में 1/5 करूंगा तो नीचे तो 15 आ जाएगा, लेकिन देखो 5 माइनस 3 2/15, मतलब दो न्यूमरेटर में सब जगह एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर दो न्यूमरेटर में सब जगह एक्स्ट्रा आ रहा है तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा। अगर दो न्यूमरेटर में सब जगह एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं इसको क्या करता हूं, पहले इधर लिख लेता हूं। अगर सब जगह दो न्यूमरेटर में एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैंने क्या किया, यहां से सीरीज से 11 कॉमन ले लिया क्योंकि 11 सब जगह था, और बटे में 2 ले लिया, क्योंकि ऊपर 2 सब जगह बना होगा, नीचे वाले 2 से कट जाएगा। ठीक है, 11/2, और अब ये सीरीज क्या बन जाएगी, 1/3 माइनस का 1/5, प्लस में इसको एक स्टेप और यहां पे लिखेंगे, क्या, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 है तो 1/1 माइनस में 1/3, प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3 माइनस का 1/5, और डॉट 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 ये सीरीज 1/23 माइनस में 1/25 तक चली जाएगी। आपको दिख रहा होगा कि ये सारे टर्म क्या होते जाएंगे, कटते जाएंगे। बचेगा कितना, 11/2, और यहां से बचेगा आपके पास 1 माइनस में 1/25। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म है, इन दोनों को गुणा करना है। लेकिन अब एग्जामिनेशन में ये देखो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, एग्जाम में इतने स्टेप और ये सब आपको लिखने नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए बताएं। अब देखो यहाँ पे एक बात समझनी है, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगी वैल्यू 7 और ये आ जाएगी 12/13। तो आपके पास बना 7 और ये आ जाएगा 12/13। मैं अभी गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो तो हम कर ही लेंगे। प्लस में आ जाओ, देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11/2 और 25 माइनस 1 24/25, या इसको आप काट दो, ये 12 आ जाएगा। तो देखो ये कितना बना, ये बनेगा 11 इंटू 12/25, 11 इंटू में 12/25। देखो डिनोमिनेटर क्या आएगा, 25 गुणे 13, यही तो आएगा डिनोमिनेटर, और तो कुछ नहीं आएगा। 25 गुणे 13 होता है 325, जो कि एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 325, तो अपना यही आंसर होगा, मेरे को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर से एक बार आपको बहुत जल्दी से क्विक रिकैप कर रहा हूं कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, मैं पूरा डिलीट कर दे रहा हूं और मैं फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो क्या है, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले इन टर्म्स को पहचानना है। जैसे ये टर्म क्या है, 7/2 लिखा हुआ है, मतलब ये 1 इंटू 2 लिखा हुआ है। 7 अगर आप कॉमन ले लो तो 1/1 माइनस में 1/2 आप चेक करोगे 7/2 ही आ रहा है। जैसे ये टर्म है 7/6, तो अगर आपने 7 कॉमन ले लिया तो 1/2 माइनस में 1/3 आप सॉल्व करोगे, 7/6 ही बनेगा। तो ऐसी एक सीरीज बनती जाएगी। हमने 7 वाली सीरीज अलग निकाल ली और 11 वाली सीरीज ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैंने 11/3 लिखा तो 11/3 का मतलब ये हो गया 1 इंटू 3। और अब देखो अगर आपने 11 से कॉमन ले लिया तो 1/1 माइनस 1/3 करोगे तो बेटा देखो ये 2/3 बनेगा, और 2 को गायब करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे 2 से भाग दे दोगे। तो पूरी सीरीज में हमने 11/2 11 कॉमन ले लिया, 2 से भाग दे दिया और बाकी की सीरीज उठा के सॉल्व कर लिया। फिर मैंने देखा कि इस जगह न्यूमरेटर में हमारे पास कितना आ रहा था, सॉरी डिनोमिनेटर में कितना आ रहा था, 13, उधर आ रहा था 25। 25 गुणे 13 हमको समझ आता 325 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर भविष्य में कभी ऐसी सीरीज आ गई तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, खट से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आई होप बात क्लियर होगी, कोई डाउट इस प्रश्न में नहीं होगा आपको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, बढ़ता हूं मैं। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का सारे मैंने बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी हल्का क्वेश्चन नहीं लिया। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन मैंने क्यों रखा है इसको 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड अगले क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इफ जेड इज द लार्जेस्ट साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन जेड स्क्वायर, देन द ट्राइंगल इज। तो भाई ये तो पता है कि किसी भी त्रिभुज के अगर 2 भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा होता है तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता है। लेकिन आपको बताना क्या था, मैं समझाता हूं। देखो दोस्त, बताना ये था कि एक ट्राइंगल ये है अपने पास, जिसके तीनों एंगल्स का सम क्या है, 90 से छोटा है,
इसे कहते हैं एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज में अगर ये तीन साइड है ए बी और सी, तो किन्हीं भी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, मतलब मैं कह सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ये तीनों कंडीशन है यहाँ पर इक्वली क्या है, सही है। ये होता है आपका एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल न्यून कोण त्रिभुज, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। दूसरा, अगर आपके पास इस टाइप का ट्राइंगल आ जाए, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़ा एंगल क्यों होगा, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, साफ दिख भी रहा है, और अधिक कोण है तो एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा ही होना चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से क्या होता है, छोटा होता है, इज लेस देन सी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ये ना, ये प्रॉपर्टी सिर्फ यहीं पे नहीं खत्म होती है, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक काम करूंगा, इसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। इस पे बेस्ड और जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि बहुत सारे बनते हैं, मैं एक सेशन में 10 क्वेश्चन कवर करने जा रहा हूं, तो इसका डिटेल्ड वीडियो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उसको देखिएगा जाके, डेफिनेटली आपने फायदा होना है। तो अब इस क्वेश्चन, और राइट एंगल ट्रायंगल आप सबको पता है, तो यहां पर दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। बाकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी, और मैंने कहा कि ये सिर्फ यहां पर नहीं खत्म है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो आपको एक बात समझनी है कि आपको वीडियो, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, आपको जरूर से जरूर देखना है, नहीं तो आप डेफिनेटली कुछ चीजें मिस करेंगे। ठीक है, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को यहां पर रखने का उद्देश्य यही था कि आपको कुछ और प्रॉपर्टीज से रूबरू कराना था, जो प्रॉपर्टीज का वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, तो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल फॉर ए लॉस ऑफ 18%, मतलब वो 18% के लॉस पे ऑलरेडी अपना आर्टिकल बेच रहा है। इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय ₹144, अपने सेलिंग प्राइस को 144 रुपए बढ़ा देता है, तो फिर कुछ कुछ कंडीशन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 18% के लॉस पे बेच रहा है। मान लो कि मैंने सीपी कितना मान लिया, 100 मान लिया। यहां पर एक वेरिएबल रख लीजिएगा, कई बच्चे डाउट करते हैं, क्यों वेरिएबल रख लीजिएगा बताता हूं। मान लो मैंने सीपी मान लिया क्या है, 100 है, 18% के लॉस पर बेच रहा हूं, मतलब मैं एसपी क्या कह दूंगा, 100 में से 18 का लॉस गया, 82 मेरा हो गया एसपी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वह सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा दे, तो कई बारी बच्चे अक्सर ही मिस्टेक कर देते हैं, 82 प्लस 144 कर देते हैं, और वहां पर गलत हो जाता है। हमेशा एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई इमेजिनरी वैल्यू ली है, जैसे 100 मैंने माना है, मैं मानने को 1000 भी मान सकता था, मैं मानने को 500, 5000, 5 लाख कुछ भी मान सकता था, तो क्या वहां पर 144 जोड़ देंगे तब तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये चीज सही नहीं है। तो एक वेरिएबल मान लो, दिस इज 100x एंड दिस इज 82x। तो अभी क्या है कि कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी क्या कह रहे हैं, अगर वो सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा दे रहा है, मतलब मेरा नया सेलिंग प्राइस इसमें क्या हो जाएगा, 144 ऐड हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपके पास, नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो क्रय मूल्य को 30% घटा दे। अब देखो ये 100x आपका क्या था, ये था सीपी। तो अगर मैं कहूं कि न्यू सीपी कितना हो जाएगा, तो कह रहे हैं इसको 30% घटा दे। 100 में से 30% घटा दोगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा बेटा 70x। कितना हो जाएगा, 70x। तो कह रहे हैं ऐसे केस में 20% का लाभ होता है, ऐसे केस में 20% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि मूल विक्रय मूल्य कितना था। तो देखो बेटा न्यू सीपी ये है, और कह रहे हैं अगर देखो यहां पर क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 144 बढ़ा दिया, मतलब ये क्या हो गया, ये आपका पास हो गया न्यू, ये आ गया आपके पास न्यू एसपी, ये आ गया आपके पास न्यू एसपी, और ये आ गया न्यू सीपी। कह रहा है ऐसे केस में उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। अब मैं देखो यहां से डायरेक्ट करूंगा 70x पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ, अगर 70 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 20% कितना बनेगा, 70 का 14। तो अगर मैं यहां से कहूं कंडीशन, में एक लाइन लिख ही दे रहा हूं कि 70x इंटू में 20% का मतलब 20% के प्रॉफिट पे बेचने का मतलब व्यक्ति 120% पे बेच रहा होगा, और 120% में बेचने का मतलब इंटू 120/100 मतलब इंटू 6/5। लेकिन ये मैं डायरेक्ट कर सकता था,
और ये बराबर आ जाएगा 82x प्लस में 144। फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है, इस बात को भी कॉन्टिन्यूअसली कर रहा हूं कि आपके प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 70 का 20% 14 जोड़ेगा 84x बराबर 82x प्लस 144, 84 माइनस 82 2x बराबर 144, x बराबर 72 आपका x आ गया, जो भी पूछा गया अपन निकाल देंगे। अदरवाइज मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, देखो ये कितना आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 84x, माइनस में कितना आ जाएगा 82x, बराबर आ जाएगा 144, तो x बराबर आ जाएगा 72। x बराबर कितना आ गया 72। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको बेसिक समझना है, क्वेश्चन को 15-20 सेकंड से ज्यादा में नहीं करना है, इतना सारा कैलकुलेशन नहीं लिखना है। x बराबर 72 आ गया, कह रहे हैं मूल विक्रय मूल्य बताओ। देखो मूल विक्रय मूल्य कितना था 82x था, 100 में से 18% के लॉस पे बेच रहा था, तो मूल विक्रय मूल्य था 82x, और x बराबर 72, तो मूल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 82 इंटू में 72, ये आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट 4 दो ऑप्शन में है, तो फिर डायरेक्ट करते हैं। देखो 8 से 56 है, इसी के रेंज में जाना चाहिए, ये तो दिख रहा है, लेकिन कैसे करेंगे, देखो डायरेक्ट गुना, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 7 2 जा 14, 16 14 30 का 0, कैरी ऑन 3, 8 से 56 3 59 5904, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस तरह का कैलकुलेशन आपने एग्जामिनेशन में नहीं करना, आपको क्या करना है यहीं पर सोचना है। इसको मैंने 14% बढ़ाया तो ये बन जाएगा 84x, और ये बराबर है इसके, तो 84x माइनस 82x बराबर 2x बराबर 144, x बराबर 72। क्वेश्चन यहीं पे खत्म करना है। ये एक क्वेश्चन मैंने लिया, ऐसे और भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ऐसे क्वेश्चन को बहुत बड़ा, बहुत आपको वैसा टेक्निकल नहीं कर देना है, ठीक है। बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत हल्का सा है, बट अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर आपके हिले हैं तो दिक्कत करेगा, और कॉन्सेप्ट नहीं हिले तो बहुत आराम से कर लोगे। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्या है, मतलब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से, मतलब अलग अलग अभाज्य संख्या है, ये मतलब है इसका। x इज लेस देन y इज लेस देन z, देन x प्लस वाई प्लस z बराबर 70 है, तो z का मान बताओ। देखो क्या मतलब कह रहा है, x y z 3 नंबर है, तीनों अलग अलग है, मतलब कोई भी नंबर बराबर नहीं है। अब कह रहे हैं x सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा y है, उससे बड़ा z है, और तीनों का योगफल 70 है, तो आपको बताना है z का मान क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे जब टीयर 2 के देके आए तो बाद में कुछ बच्चों ने कर लिया जिनके कॉन्सेप्ट अच्छे थे, कुछ डाउट में देखे ऐसे कैसे गैस करें, तो समझाता हूं मैं। देखो बेटा, प्राइम नंबर जो होते हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनके दो ही फैक्टर होते हैं, सबको पता है। जैसे 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 13 17 एंड सो ऑन। तो अब अगर मैं प्राइम नंबर्स लिखूं तो मुझे ये बताओ, 2 को छोड़ दिया जाए, अगर मैं 2 को छोड़ दूं, इसको छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल अदर प्राइम नंबर्स, इसको छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर हैं, ऑल अदर प्राइम नंबर्स, वो सारे क्या है, ऑड नंबर है। बोलो हाँ या ना। 2 को छोड़ दिया जाए तो सारे प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड प्राइम नंबर्स। एग्जांपल देख लो, 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29, आगे बढ़ते जाइए तो आपसे क्या है, सारे के सारे ऑड नंबर है, ये बात कंफर्म है। अब आप बताओ, क्या मैं 3 ऑड नंबर जोड़ दूं, अगर मैं 3 ऑड नंबर जोड़ दूं, 3 में क्या जोड़ रहा हूं, ऑड नंबर, तो क्या ये इवन नंबर बना सकते हैं? देखो 2 ऑड नंबर जोड़ोगे तो इवन बनेगा, ये बात तो कंफर्म है। जैसे 3 + 5 8 होता है, 7 + 3 10 होता है, एंड सो ऑन। तो 2 ऑड नंबर जोड़ोगे तब तो इवन नंबर बनेगा। लेकिन अगर आपने 3 ऑड नंबर जोड़ दिया, आप सोच के देख लीजिए, 3 ऑड नंबर, तो क्या वो कभी भी इवन नंबर बनाएंगे? तो आप कहोगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 5 7 देख लो, 3 5 7 कितना हो गया आपके पास, 15 आ गया। कुछ भी जोड़ लो, जैसे आपने कहा कि नहीं और दूसरा जोड़ते हैं, 7 11 13 कर लो, 13 10 23 1 24 7 31 हो जाएगा। मतलब अगर आपने 3 ऑड नंबर जोड़े तो कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता। आई होप इट इज क्लियर कि 3 ऑड नंबर जोड़ोगे तो कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता। लेकिन यहां पर तो ये कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का सम 70 है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई, वो कंफर्म ये हुआ कि यहां पर एक बात कंफर्म है कि यहां पर एटलीस्ट भी लिखने का कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एक बात कंफर्म है कि 1 नंबर शुड बी 2, 1 नंबर शुड बी 2, क्योंकि अगर ये इवन लाना है, अगर 3 ऑड जोड़ देंगे तो ऑड बनेगा, इवन आ ही नहीं सकता। इवन तभी आएगा जब एक इवन नंबर यहां पे आएगा।
और प्राइम नंबर तो दो एकमात्र भाज्य संख्या है, दो के सिवा कोई अभाज्य संख्या होती ही नहीं है। तो दो अगर एकमात्र भाज्य संख्या है दैट मीन्स यहां पर एक नंबर तो दो होगा। तो दो प्लस में मान लो कि y प्लस जेड, क्योंकि दो से छोटा कोई है नहीं और x सबसे छोटा है, तो y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 68, तभी ये बनेगा 70। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि y प्लस जेड बराबर कितना आ जाएगा 68। बोलो हाँ या ना। y प्लस जेड कितना आ जाएगा 68। अब देखो यहां से मैं ऑप्शन उठाता हूं, मैं मान लो पहले ऑप्शन पे गया, अगर y प्लस जेड बराबर 68 है, अब मैंने यहां पर क्या करें z का मान, और z सबसे बड़ा है, तो अगर ये 37 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 31। यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर है, 37 भी प्राइम नंबर है। यहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, पॉसिबल आंसर, यही आंसर भी होगा। लेकिन किसी के दिमाग में ऐसे कैसे आंसर मान ले रहे हैं, 29 हम मानते हैं। मैंने कहा बेटा जोड़ के देख लो। अब अगर आप 29 मानते हो तो देखो y प्लस जेड बराबर 68 है। अगर मैंने z बराबर कितना रख दिया, अगर मैंने z बराबर 29 रख दिया, आपसे z का मान पूछा गया, तो देख लो ये 68 है, तो 18 में से 9 गया, 9 यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 3, तो ये आ जाएगा 39। पहली बात तो ये प्राइम नंबर नहीं है तो भी कट गया, और दूसरी बात ये है कि ये z से बड़ा भी है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बात खत्म हो गई। 31 आपका सेटिस्फाई करेगा क्योंकि 31 37 मिलके ही बना रहे हैं, लेकिन क्या है कि z सबसे बड़ा नंबर है तो वो 31 नहीं होगा। 31 से अगला नंबर जो कि 37 यहाँ पर आएगा तो वो 37 होगा। आई होप क्लियर होगा कि 31 सेटिस्फाई तो कर रहा है, लेकिन आपसे कि z की वैल्यू पूछा है, z इज द लार्जेस्ट नंबर, दैट मीन्स क्या हुआ कि 31 नहीं हो सकता, इस वजह से मैं 31 को नहीं लूंगा। सेम चीज आप 43 को करोगे तो देखो 43 10 53, 53 10 63 5 68, इसमें 25 जोड़ोगे, 25 प्राइम नंबर ही नहीं है, बात खत्म हो गई। तो कुल मिला के अपना निष्कर्ष बेटा क्या निकला कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 37। तो क्वेश्चन वाज इजी, बट आपको एक बात समझनी थी कि बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है। अब लोग कहते हैं कि बच्चे परेशान रहते हैं नंबर सिस्टम की, प्रॉपर्टी का क्या ही करना है, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देख लो, अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो क्वेश्चन हिलेगा नहीं एग्जाम में। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आई होप ये बात क्लियर होगी, और ऐसे क्वेश्चन आपको भविष्य के लिए याद रखने हैं, नहीं तो एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेटली परेशानी होने वाली है। अगला क्वेश्चन, कहने को तो ये बहुत बारी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बारी बच्चे गलत करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखो बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है। 100 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 है। कह रहे हैं इसमें से 10 लीटर, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है। क्या किया गया है, 10 लीटर सोल्यूशन मैंने निकाला है और उसको क्या कर दिया, दूध से रिप्लेस कर दिया गया है। और कह रहा है यह प्रक्रिया 2 बारी और दोहराई जाती है तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, अक्सर बच्चों को डाउट होता है, फॉर्मूला पढ़ के आते हो आप परेशान रहते हो, थोड़ा सा चेंज हुआ क्वेश्चन, होता नहीं एग्जाम में, और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। कैसे करते हैं, देखो बेटा अपने पास मिश्रण कितना है 100 लीटर, और आपसे क्या कह रहा है कि इस मिश्रण में दूध डाला जा रहा है, और कह रहे हैं कि दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बता दो इसमें पानी कितना है, दूध और पानी का मिश्रण है, ये क्या है मिल्क है, ये क्या है वाटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ यहां पर पानी कितना है, तो आप कहोगे 100 को अगर 2:3 भाग में बांटेंगे तो पानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो बहुत कॉमन बेसिक मैथ्स है कि पानी कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो अभी देख लो अपने पास वाटर कंटेंट कितना है, अभी ऑलरेडी वाटर कंटेंट है 60, क्या है अपने पास पानी। अब देखो क्या कह रहे हैं 10 लीटर मिश्रण निकाल लें। एक बात मुझे बताओ, अगर 100 लीटर सोल्यूशन में 10 लीटर आप निकाल रहे हो, मतलब मैं पूछूं कितना भाग निकाल ले, तो आप कहोगे 10/100, 1/10 भाग निकाल लें, मतलब आप 1/10 भाग सोल्यूशन निकाल रहे हो। आई होप ये बात क्लियर है। अब 1/10 पार्ट जो आप सोल्यूशन निकाल रहे हो उसको रिप्लेस कर रहे हो वाटर से। तो अगर ये बताओ आगे तो फिर यही चीज चलती आ रही, प्रोसेस है 3 बार हुआ, पहली बार और फिर 2 बार, 3 बार हुआ। तो 1/10 अगर आपने निकाला तो बचा कितना, बस इतना सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि अगर किसी सोल्यूशन से 1/10 भाग निकाल लिया तो बचा कितना होगा 9/10। 1 - 1/10 9/10, बोलो हाँ या ना। मैंने कहा कि 100 में से 10 निकाला तो मतलब कितना भाग निकाला, तो आपने कहा 10/100 1/10 निकाला। तो मैंने कहा अगर 1/10 निकाल लिया तो बोलो बचा कितना, तो 1 - 1/10 दैट मींस 9/10। तो 60 वाटर है, पहली बार जब आपने प्रोसेस किया तो 9/10 पार्ट इसमें से बचा होगा।
क्योंकि एक भाग तो वो 1/10 पार्ट निकाल गया। ये प्रक्रिया एक बार हुई, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रक्रिया को 2 बारी और दोहराया गया। मतलब पहली बार तो इतना बचा होगा वाटर, लेकिन इसके बाद इसको 2 बारी और दोहराया गया, तो 2 बारी और दोहराया गया, तो इनटू में 9/10, इनटू में 9/10। तो अगर मुझसे पूछा जाता कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बताओ, तो दिस इज माय आंसर। अगर पूछा, सॉरी, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा बताओ, तो ये मेरा आंसर हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, कह रहा है दूध का प्रतिशत क्या। प्रतिशत का टेंशन नहीं लेना, जस्ट बिकॉज ओवरऑल क्वांटिटी इज 100, तो 100 में जो वैल्यू आएगी वही परसेंटेज हो जाएगा, आप सबको पता है। जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 729 इंटू में 6 अपॉन में 100, ये वैल्यू बनेगी। कितना हो जाएगा 6 9 54 का 4 कैरी ऑन 5, 6 2 12 5 17 का 7 कैरी ऑन 1, 6 से 42 1 43, 4374 अपॉन में 100, दैट इज 43.74। ये क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास वाटर। मतलब ये जो प्रक्रिया दोहराई, शुरुआत में 60 लीटर अपने पास क्या था, पानी था। जब मैंने 10 लीटर मिश्रण निकाल के दूध से रिप्लेस किया और इस प्रोसेस को 2 बार और किया, दैट मींस ओवरऑल ये प्रोसेस 3 बारी हो गया। तो अल्टीमेटली अगर पूछा जाता पानी कितना बचा है, तो मेरा आंसर होता 43.74। लेकिन आपसे पूछा गया दूध कितना है, तो भैया मिल्क कितना होगा। टोटल देखो, टोटल क्वांटिटी तो नहीं बदली, 100 ही थी और अभी भी 100 है, क्योंकि 10 निकाला 10 डाल दिया, 10 निकाला 10 डाल दिया, 10 निकाला 10 डाल दिया, तो ओवरऑल क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो भाई दूध कितना बचा होगा, 100 माइनस में 43.74, ये होगा दूध। अब देख लो 0 में से 74 जाएगा, ये आपका कितना बचेगा 26। एक ही ऑप्शन में 26 है, तो यही मैं मार दूंगा, आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। 56.26, 100 में परसेंटेज वही होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं बहुत क्विक, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, फिर से जल्दी से बता दे रहा हूं, को दूध से रिप्लेस किया जा रहा है, तो मैंने पानी से उठाया कि भाई 100 लीटर है, इसमें पानी कितना था अपने पास 60। अगर मैं 10 लीटर मिश्रण रिप्लेस कर रहा हूं, मतलब 10 लीटर निकाल रहा हूं, मतलब 1/10 निकाल रहा हूं, कितना होगा 9/10, कंफर्म बात है। अगर 1/10 निकाल रहा हूं तो बचा कितना होगा 9/10। तो मैं कहूं कि एक प्रोसेस के बाद कितना आपके पास वाटर बचा होगा, तो आप कहोगे 60 का 9/10। लेकिन इसको 2 बार और दोहराया गया, तो इनटू में 9/10 और इनटू में 9/10 किया, ये वैल्यू बन गई हमारे पास 43.74। मतलब अंतिम मिश्रण में अगर आपसे पूछा जाता पानी कितना है, तो आप कहते 43.74% या 43.74 लीटर। लेकिन आपसे पूछा गया दूध कितना है, तो भाई इतना पानी है, टोटल क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं हुआ, 100 लीटर था 100 ही लीटर है, क्योंकि 10 लीटर निकाला गया है तो 10 ही लीटर से रिप्लेस किया गया। 3 बार में भी यही किया गया, तो ओवरऑल क्वांटिटी सेम है, तो 100 ही लीटर है। तो मिल्क कितना रहा होगा, that will be 100 माइनस में 43.74 which is 56.6। ऑप्शन नंबर सी इज आवर आंसर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी, कोई समस्या नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में। अगर कोई डाउट है तो जल्दी से पूछिए, या फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हियर इज क्वेश्चन नंबर 5। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगे आपको, मतलब ये बहुत पुराना क्वेश्चन, नया नहीं है, बट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो मैं थोड़ा सा मारकर पतला कर दे रहा हूं। एक सीरीज दी हुई है, कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने अगर पहले कभी नहीं किया हुआ है तो दिक्कत होगी आपको एग्जामिनेशन में। कैसे करेंगे समझते हैं। देखो आपको एक सीरीज दी हुई है 9911/99 से लेकर 9967/99, यहां तक की सीरीज है। उसके बेस पे ऑप्शन दिए हुए, चारों ऑप्शन का डिनोमिनेटर सेम है। इसका मतलब बेटा डायरेक्ट तो काम नहीं बनेगा, आपको सॉल्व भी करना होगा, यहाँ पे कोई दोबारा सच नहीं लगेगा। सबसे पहले देखो टर्म कितने हैं, तो देखो 99 सही 11/99, 13/99, 15/99 से लेकर 67/99 तक। मतलब 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ऐसे चल के सीरीज चली होगी। अगर ऐसी सीरीज चली तो कुल पदों की संख्या क्या होती, कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं लिख दे रहा हूं। ऐसे भी कभी भी कुल पदों की संख्या निकालनी है तो L-A/D+1। मतलब क्या, L मतलब होता है अंतिम पद, A मतलब होता है फर्स्ट टर्म प्रथम पद, D का मतलब कॉमन डिफरेंस, जैसे 11, 13, 15 दो का अंतर है +1। तो देखो लास्ट टर्म कितना है 67, पहला पद कितना है 11, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 प्लस में 1, कितना आ जाएगा 67 में से 10 जाएगा, ये बचेगा आपका 56/2, 28 1 29, टोटल कितना आ गया, टोटल टर्म आ गया आपके पास 29। टोटल टर्म कितने आ गए आपके पास 29, 29 पदों का योगफल आपने बताना है।
अब देखो अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, तब मैं आगे सॉल्व करूंगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 99 सही 11/99, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है 99 प्लस 11/99, यही बात लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। जैसे 2 सही 1/3 लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 + 1/3, आप चेक कर सकते हो। 3 दूना 6, 7/3, आप 2 सही 1/3, तो यही चीज होती है। आई होप ये बात सबको पता होगी, फिर भी मैं बता दे रहा हूं अगर इन केस किसी बच्चे का कोई डाउट हो। तो देखो अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, इसका निष्कर्ष निकला कि ये सीरीज में 99 प्लस 11/99 प्लस 99 प्लस 13/99 प्लस 99 प्लस 15/99 से कैसे करके यहां तक जाएगी। इसका मतलब 99 कितनी बार आया होगा, तो टोटल टर्म है 29, तो 99 आया होगा 29 टाइम्स। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया 99 इंटू में 29, क्योंकि ये देखो ये 99 प्लस 11/99, 99 प्लस 13/99, 99 प्लस 15/99 से लेकर मैं लिखूंगा 99 प्लस 67/99। तो ये 99 को मैं टोटल कितने टर्म में 29, तो 99 इंटू 29 तो सीधे आ गया। अब देखो प्लस में क्या बचा होगा, प्लस में बचा आपके पास 11/99 प्लस में 13/99 प्लस में 67/99, ये अपने पास एक्सप्रेशन बचा। अब ये भी एक्सप्रेशन अपने लिए प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉब्लम, देखो बेटा 1/99 यहाँ पे कॉमन है, मैं पहले इतने भाग को ही सॉल्व कर रहा हूँ। 1/99 मैंने लिख लिया। अब देखो अंदर क्या बचा 11 प्लस 13 प्लस 67, यही तो बचा ना अंदर। मैं इसको अलग से करके आपको दिखा दे रहा हूँ, या एक सीरीज में आपको पहले बता दे रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो जैसे 11 प्लस में 13 प्लस में 15 से लेकर टोटल प्लस में 67, ये कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी है। ये कैसी सीरीज है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 a प्लस l। n मतलब कुल पदों की संख्या जो कि अपने पास आ गई थी 29 बटे में 2, a का मतलब पहला पद और l का मतलब अंतिम पद, ये इसका मतलब होता है। तो इसका सम निकालना है, तो कुल पदों की संख्या अभी मैंने निकाली थी, क्या हो जाता है कुल पदों की संख्या, फिर से लिख दे रहा हूं l माइनस a अपॉन में d प्लस में 1। तो ये कितना आ गया था, कुल पदों की संख्या आ गई थी 29 अपॉन में क्या आ जाएगा n/2, तो ये आ जाएगा 29/2, a का मतलब 11 और l का मतलब 67। ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे ये 78 है, काटोगे 39 बचेगा, 29 × 39। तब वही चीज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि देख लो ये कितना हो जाएगा 1/99 तो आपने कॉमन ले लिया था, और 11 प्लस 13 से लेकर 67 अगर आप करोगे तो अभी बताया n/2 29/2 a प्लस l, a प्लस l, a 11 है 11 प्लस में 67। ये चीजें अगर फॉर्मूला पता है तो खट से आप कर लोगे। और ये इधर गुणा में चाहे तो डायरेक्ट लिख सकता हूं। देखो अब गुणा कैसे करोगे, कई बच्चे क्या करेंगे पूरी मजदूरी करेंगे 9 × 9 9 × 9 ऐसे करना, ऐसा कोई जरूरत नहीं है भाई, डायरेक्ट करो। कैसे, देखो 29 × 100 कर सकते हो क्या, 99 मत करो 100 करो, तो 29 × 100 कितना हो जाएगा 2900, 2900। लेकिन आपको तो 29 × 99 करना था, तो 2900 में से 99 घटा, 2900 में से 29 घटा दो। 29 × 100 ना करके 29 × 99 करना, मतलब 29 का डिफरेंस आएगा, तो 2900 माइनस 29। तो आपका 2900 में से जब 29 घटाओगे तो 2871 बचेगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 2871। इसको आपने सॉल्व करना होगा। देखो ये कितना आ गया 39, ये कितना आ गया 39। इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो प्यार से देखना जरा, ये 39 है, मैं इसको अलग से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो यहीं पे कर देता हूं। ये 13 हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बना फाइनल एक्सप्रेशन, यहां से अगर मैं देखूं, यहां पर मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। आई होप यहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे बना, आप जरा समझिएगा, आपके पास एक्सप्रेशन यहाँ पर ये बना कि 2871 प्लस में देखो 29 × 13, मैं एक अलग से स्टेप लिख दे रहा हूं, अपॉन में 33, ये बना है। अब आपको ये सॉल्व करना, नीचे 33 सब जगह है तो किसी ऑप्शन से कोई जुगाड़ नहीं लगने वाला है, पूरा मजदूरी ही करनी है। थोड़ा बहुत हम अंदाजा लगा सकते हैं, बट हम पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। तो अब देख लो ये कितना हो जाएगा, इसमें अगर 33 का गुणा करना है तो देखो 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21 का 1 कैरी ऑन 2, 3 × 8 = 24, 2 26 का 6 कैरी ऑन 2, 3 2 6 2 8, ये आ जाएगा 8613। कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 3, ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा, तो 94743, 94743। तो आंसर तो मुझे 95,120 दिख रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है। कितनी वैल्यू है देख लेते हैं,
29 गुणे 13 तो 29 गुणे 10 290, 29 3 87, तो 290 और 80 करेंगे 370 377, ये आ जाएगा 377 अपॉन में 33। 7 में 3 गया 0, 7 3 10 का 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 4 1 5, 7 5 12 का 2 कैरी ऑन 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 4 1 5 3 8, 4 1 5, अच्छा नहीं 7 1 8 3 11 का 1 सेटिस्फाई कर रहा है, कैरी ऑन 1, 4 1 5 सेटिस्फाई कर रहा है, यही आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। तो कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन में, ऐसा मतलब बहुत अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो एक टाइम के बाद इसके बाद थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, बट एग्जामिनर ने फिलहाल इस क्वेश्चन को हिसाब से दिया था कि आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 80 का पूरा, जैसे हम लोग कहते हैं नंबर सिस्टम में, नंबर ऑफ जीरोस पढ़ लो, नंबर ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ लो, रिमाइंडर पढ़ लो, फैक्टर पढ़ लो, सीरीज का क्या है जरूरत है, तो सीरीज की जरूरत ऐसे पड़ेगी, आपको सीरीज की जरूरत पड़ती रहेगी। कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी हमने यूज किए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 95 120 बटे में 35। ठीक है, यहां पर आप इसको ना काटते तो बटे में 99 करके भी कर सकते थे। कैलकुलेशन मोर और लेस उतना ही रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको बात क्लियर हो गई होगी। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नए क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 7। सारे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। अब क्या कह रहा है भैया, जरा अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहे हैं चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 है तो चावल का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या था। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, इसमें कोई दम नहीं है, बट आपको एक बात समझनी है। वो क्या समझना है, आपको बस एक बात समझनी है, वो ये समझना है कि ये क्वेश्चन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ना जाने कितने एग्जामिनेशंस में पूछा गया। मतलब परसेंटेज अगर 10 एग्जाम में पूछा जाता होगा तो 7 एग्जाम में क्वेश्चन आता होगा। बहुत इजी, डायरेक्ट करते हैं। देख लो, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है तो एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में इतना इतना कर पाता है। हमें क्या करना है समझिएगा। मैंने मान लिया कि मेरा ओरिजिनल खर्चा, मैं डायरेक्ट खर्चा माना कि मेरा खर्चा कितना था, 100 रुपए था। मेरा जो टोटल एक्सपेंस था वो 100 रुपए। अब अगर दाम में 25% की कमी आ जाएगी तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 75। अभी मैं क्वांटिटी की बात ही नहीं कर रहा हूं, मेरा खर्चा कितना आ जाएगा। दाम में अगर 25% की कमी आ जाएगी तो मेरा खर्चा कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। मेरा खर्चा कितना आ गया, 75। अब कह रहे हैं कि 75 को कह रहे हैं कि टोटल खर्चा क्या करना है, उतने ही खर्च में। ध्यान से देखो, टोटल खर्चा उतने ही खर्च में। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं कि पेट्रोल चाहे 95 का हो जाए, 102 का हो जाए, 93 का हो जाए, हम आदतन 100 रुपए का भरवा देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टोटल खर्चा नियत है 100 रुपए। अब वो क्वांटिटी कम ज्यादा होती रहेगी, क्योंकि अगर 95 में है तो कुछ और आएगा, 93 में है तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 105 में है तो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, लेकिन टोटल खर्चा क्या नियत है, तो टोटल खर्चा आपका अभी भी 100 रुपए है। लेकिन यहां पर अगर दाम कम हुआ है तो ये तो 75 होना चाहिए। तो अब इसको टोटल खर्चे को बराबर करना है। तो इस 75 को बढ़ाकर कितना बनाना है, 100 रुपीज बढ़ाना है। 75 को बढ़ा के 100 रुपीज तक लेके जाना है। कितने की वृद्धि करनी होगी, 25 की। तो 25 की वृद्धि करनी होगी कितने पे, 75 पे। बस क्वेश्चन खत्म है। ये कितना आ गया, 1/3। हमेशा याद रखिएगा, यहां पर जो डिनोमिनेटर आएगा ये होगा ओरिजिनल क्वांटिटी। वैसे भी परसेंटेज में हमेशा डिनोमिनेटर ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है। और ये क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा चेंज, ये आ जाएगा आपके पास परिवर्तन। तो देखो परिवर्तन कितना है, क्वेश्चन ही कह रहा है उतनी खर्च में 30 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। क्वेश्चन खुद ही चीख चीख के चिल्लाएगा कि परिवर्तन क्या हो रहा है, या तो वो कम खरीद रहा होगा या तो वो ज्यादा खरीद रहा होगा। उतना ही खरीदेगा, इसका मतलब दाम में परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कम होता तो नेगेटिव परिवर्तन, ज्यादा होता तो पॉजिटिव परिवर्तन। यहां पर खैर उस नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं, वो समझने के लिए रहता है। तो 30 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है भाई ये, तो इसका मतलब जो परिवर्तन आया है 1/3 में, ये चेंज है 30 kg के बराबर। अगर ये चेंज 30 kg के बराबर है, मतलब 1 यूनिट बराबर 30 किलोग्राम है, तो बोलो 3 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा, 3 यूनिट बराबर आ जाएगा 90 किलोग्राम। मतलब अगर आपसे प्रश्न में पूछा गया होता कि वास्तविक खपत कितनी है या वास्तविक मात्रा कितनी है, तो योर आंसर शुड बी नथिंग बट 90 kg। वास्तविक खपत आपकी 90 किलोग्राम हो जाती। अब पूछ रहा है वास्तविक मूल्य। देखो टोटल खर्चा कितना था, 5400। टोटल खर्चा है आपके पास 5400,
और आप वास्तव में 90 किलोग्राम चावल ले रहे थे, तो कितना आ जाएगा 60 रुपए पर किलोग्राम, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो अगर आपसे पूछा गया कि वास्तविक मात्रा, तो आपका आंसर होता 90 किलोग्राम। अगर आपसे पूछा जाता नई मात्रा, तो देखो क्वेश्चन ही करा 30 किलोग्राम ज्यादा, तो नई मात्रा क्या हो जाती 90 प्लस 30 120 किलोग्राम हो जाती नई मात्रा। अगर आपसे पूछा गया वास्तविक खर्चा, तो आपने कहा 5400 बटे में 90 बराबर 60। अगर आपसे पूछा जाता नया खर्चा, तो आप करते 5400 बटे में 120, क्योंकि 90 प्लस 30 120 हुआ, फिर जो भी आ रहा होता। तो ये 4 क्वेश्चन बनते हैं, और ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर से पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के बिहाफ पे 4 क्वेश्चन बनते हैं, मैंने चारों बता दिए हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 अब क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या कह रहे हैं, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो 20% लाभ होता है। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करें। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने अभी कराया है, तो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों का भी आंसर आएगा, और मैं भी अब शॉर्ट में करूंगा पूरा कैलकुलेशन एक बार में, मतलब पूरा उतना डिटेल्ड कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा। क्या कह रहे हैं, वस्तु को 25% हानि पर बेचा जा रहा है। मैंने वस्तु मान लिया 100x, x क्यों माना है बता चुका हूं। 25% के लॉस पर बेच रहा हूं, कितने पे बेच रहा हूं 75x पर बेच रहा हूं। कह रहे हैं यदि उसका क्रय मूल्य 2 गुना हो जाए, 100x को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है 200x कर दिया गया। कितना कर दिया गया 200x, और विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए तो ये कितना हो जाएगा 75x प्लस में 660 हो गया है। नया विक्रय मूल्य कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए, तो पुराना 75x था, अभी 660 हो गया, तो 20% का लाभ होता है। डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो बेटा, अगर ये 200x सीपी था, इस पर 20% का प्रॉफिट लोगे, तो डायरेक्ट मन में करो 200 का 20% कितना हो जाएगा 40, मतलब न्यू सीपी आ जाएगी 240x। कितना आ जाएगा 240x, और ये 240x बराबर है 75x प्लस 660 के, दोनों बराबर कर दो, डायरेक्ट करते हैं। 240 में से 75 जाएगा तो 40 इधर गया, 35 हो गया 165x, तो ये बच गया आपके पास 165x बराबर 660। तो x बराबर 165 का 4 गुना होता है, तो x बराबर आ गया 4। कह रहा है वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य अपन 100 लेके चले थे, 100 गुणे 4 400, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन चूंकि मैं बता चुका हूं बहुत डिटेल में, आपको 2 ही चीजें फिर से बता दे रहा हूं कि आपको एक बात याद रखनी है, ये वेरिएबल एक कुछ दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो आप 75 प्लस 660 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको ये बात भी समझनी है, तो इस अकॉर्डिंग करिएगा, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैंने पहले ही बताया था, तो इसलिए मैंने इसको तेजी से निकाल दिया है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8वां। अगेन वो सेमी टाइप क्वेश्चन था, तो आपको आई होप क्लैरिटी होगी। बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 9। बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है दी गई श्रृंखला के पहले 20 पदों का योगफल। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करेंगे कि 1 गुणे 2 लिख लिया, 2 गुणे 3 6 लिख लिया, 3 गुणे 4 12 लिख लिया, 4 गुणे, ऐसे करोगे तो आपको कोई ट्रेंड ही नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। रीजनिंग की सीरीज नहीं है, मैथ्स की सीरीज है। तो अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं 1 इंटू 2, तो अगर मैं n बराबर मान लू 1, तो ये क्या लिखा हुआ है n इंटू में n प्लस 1, बोलो हाँ या ना। देखो 1 इंटू 2, n बराबर मैंने 1 माना, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2। अब मैं कह रहा हूं n बराबर 2 मानो, और बोलो टर्म क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू में 3, यही तो बनेगा। मैंने कहा n बराबर 3 रख लो, तो ये कितना बनेगा 3 इंटू में 4। मैंने कहा n बराबर 4 रख लो, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू में 5। देखो आपको सीरीज मिल रही है या नहीं मिल रही है। 1 इंटू 2 पहला टर्म था, दूसरा 2 इंटू 3, तीसरा 3 इंटू 4, 4 इंटू 5, ऐसी ही तो सीरीज चल रही है। मतलब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इस पूरी सीरीज का, बस यही पहचानना था इस क्वेश्चन, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यहां पर भी अभी गलत होने की गुंजाइश होगी। तो अब देख लो, मेरे पास ये आ गया कि n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में ये अपने पास क्या है,
ये सीरीज है, लेकिन हर एक पद इस फॉर्म में है। और इस सीरीज में टोटल कितने पद हैं? इस सीरीज में टोटल पद हैं 20। अगर ध्यान से देखोगे ये सीरीज कैसी चल रही है, 1 into 2 प्लस में 2 into 3 प्लस में 3 into 4, तो डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे प्लस में अगर आप जाओगे 1 2 3 से लेकर, तो क्या आ जाएगा अंतिम पद? ये आ जाएगा 20 into में 21, ऐसे आएगा। तो n बराबर यहाँ पर टोटल मैक्सिमम कितना चला जाएगा? 20 चला जाएगा। टोटल कितना चला जाएगा? 20 चला जाएगा। और हर एक पद देखो, ये पद भी n into n plus 1 के फॉर्म में है, ये पद भी n into n plus फॉर्म के हैं, ये पद भी n into n plus 1 के फॉर्म में, और ऐसे 20 पद हैं। इसका मतलब ऐसे 20 पदों का योगफल निकालना है, और योगफल के लिए हम लोग समेशन का साइन लगा देते हैं। इस साइन का मतलब क्या होता है? समेशन मतलब इन सब का योगफल। तो अब देख लो जरा, मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n, ये आ जाएगा। अब देख लो n स्क्वायर का मतलब जैसे एक सीरीज होती है, जरा समझ लो पहले इस बात को, कई लोगों को डाउट होगा तो डिटेल में समझना, बढ़िया क्वेश्चन है। एक सीरीज है, पहला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस में 20 स्क्वायर, एक सीरीज ये है। और एक सीरीज है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस आपको 20। इन दोनों सीरीज का योगफल निकालना है। तो जब ऐसे सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं तो उसका क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होता है अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो, जितने भी टर्म हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर सीधा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखा हो तो क्या हो जाता है? ये कितना हो जाएगा? n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, n इंटू में n प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा आपका इस वाली सीरीज का सम, और ये आ जाएगा इस वाली सीरीज का सम। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर निकालना है तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और प्राकृतिक संख्याओं को निकालना है तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ये होता है फॉर्मूला। कहां से आते हैं? एपी से आते हैं। तो आप देख समझ पा रहे होगे कि एपी कितनी आपकी जो है वो जो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 हर जगह आ रही, बाकी ये भी यहीं से आते हैं फॉर्मूले। जब कभी डिटेल की क्लास लेंगे तो हर फॉर्मूले का डेरिवेशन भी आपको बता देंगे। तो अभी देख लो अपन निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा n, फिर आ जाएगा n प्लस 1, फिर आ जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये तो n स्क्वायर वाली जो सीरीज बनेगी उसका योगफल आएगा, लेकिन साथ में n भी है, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस में n इंटू में n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। n बराबर कितना आ गया है अपने पास? 20, क्योंकि 20 पदों का योगफल निकालना है तो निकालते हैं। देख लो n बराबर कितना आ गया? 20। n प्लस 1 का मतलब 21, 2n प्लस 1 का मतलब 41 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? 6, प्लस में 20 गुणे में 21 बटे में कितना आ जाएगा? 2। सॉल्व करते हैं। 2 से काटोगे बेटा, ये कितना आ जाएगा? 10, ये कितना आ जाएगा? 3, 3 से काट दोगे आ जाएगा 70, 70 गुणे 41 आपके पास बना 70 इंटू में 41 प्लस में इसको तो यहीं पे डायरेक्ट काट दो, कितना आ गया? 210। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देख लो, 7 एकम 7, 7 चौको 28, तो 2870 प्लस में 210, ये अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 0 7 1 8, ये आपके पास 3080 आंसर आ गया, 3080। आप चेक कर सकते हो, 0 7 1 8 8 2 10 का 0 कैरी ऑन 1, 3080 अपना आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कई लोगों को इस प्रश्न में डाउट हो सकता है, तो मैं एक बार आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ कि देखो ये सीरीज बन रही है अपने पास n इंटू में n प्लस 1 के फॉर्म में, लेकिन n इंटू n प्लस 1 के फॉर्म में बना हुआ है, लेकिन ऐसे कितने टर्म हैं? ऐसे 20 पद हैं, और उन सबका योगफल निकालना है। उन सबका योगफल निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिया इनका समेशन, मतलब इन सबका योगफल निकालना है। अब तो ऐसे 20 पद हैं, ये बना n स्क्वायर प्लस n, ये आपको निकालना है। तो अगर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उससे मैंने 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकाल लिया, प्लस प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 बाई 2। उससे मैंने 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकाल के दोनों को ऐड कर दिया, एंड नाउ आवर आंसर इज 3080। प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले परीक्षाओं में जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, और जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन।
आपको समझ आ जाएगा कि जिस सीरीज को हम लोग लोड ही नहीं लेते थे, हम छोड़ देते थे, वो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब देखो क्या कह रहे हैं, दी गई श्रृंखला और S1 और S2 के बीच सभी उभयनिष्ठ पदों का योगफल। मतलब ये जो दो सीरीज दी हुई है ना, इन सीरीज में जो कॉमन टर्म है उनका योगफल बताना है। तो क्वेश्चन सिर्फ योगफल तक नहीं सीमित है, कॉमन टर्म का योगफल। तो पहले तो जरा बेटा कॉमन टर्म निकालते हैं। देखो सीरीज S1 क्या कह रहा है अपने पास, 2 है, फिर 9 है, 2 7 9 7 16 7 23 7 30 7 37 7 44 7 51 7 58 7 65, मान लो यहां तक सीरीज है। और मैं S2 सीरीज लेता हूं, तो देख लो 7 4 11 4 15 4 19 4 23। ध्यान से देखो 23 और 23 कॉमन मिल रहा है, उभयनिष्ठ पद क्या है, कॉमन मिल रहा है। अगला टर्म क्या हो जाएगा, तो देखो 23 4 27 4 31 4 35 4 39 4 43 4 47 4 51। ये देखो दूसरा टर्म कॉमन मिल रहा है। तो यहां से अपने पास एक काम निकल आया। वो क्या काम निकल आया अपने पास कि देख लो आपके पास जो सीरीज है वो 23 51 और ऐसे ऐसे जा रही है। अब देखो यहां पर काम अपने पास बन गया। इसके और भी तरीके हैं, लेकिन मैं और तरीका नहीं, आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं कि अब यहां पर एक काम की बात निकली कि देखो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, ये है 28। तो आपके पास एक एपी बनेगी, क्योंकि आगे आप बढ़ोगे ना तो 51 और 28, तो 61 71 79। अगला टर्म 79 आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, फिर 28 जोड़ोगे तो जो टर्म आएगा वो दोनों में कॉमन होगा, तो ये एक एपी बनेगी। और लेकिन कुल कितने पद होंगे, यहां तक तो आ गया कि बात सही कि 23 51 79 सो ऑन, ऐसी एक सीरीज बनेगी। लेकिन कितने पद होंगे तो पता ही नहीं। तो देखो बेटा ये सीरीज है 632 तक, ये सीरीज है 743 तक। लेकिन अगर मुझे कॉमन टर्म निकालने हैं, अगर मुझे उभयनिष्ठ पद निकालने हैं, तो ये 743 नहीं 7000 लिखा होता क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो यहीं तक कॉमन मिलेंगे ना। 632 के आगे तो कोई कॉमन टर्म मिलेगा ही नहीं, ये तो बात कंफर्म है। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी कॉमन टर्म होंगे वो 632 या उससे छोटे ही होंगे, ये तो कंफर्म बात है। अब कितने पद होंगे, क्योंकि सम कैसे निकालोगे, अभी जस्ट बताया सम निकालने का तरीका भी n/2 a + l होता है, लेकिन निकालोगे कैसे जब तक आपको n नहीं पता होगा। तो अब n मतलब कितने पद आएंगे, या तो हम ऐसे सीरीज लिखें, लेकिन यहां पर तो मान लो हम लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पे 6032 होता तब तो नहीं लिख पाते। तो क्या तरीका है समझिएगा। इसका तरीका यह है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का, या nवां पद क्या होता है, जैसे tn मतलब टर्म n, इसका फॉर्मूला होता है a + n - 1 * में d, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन आपके क्वेश्चन में मुझे ये नहीं पता कि 632 भी सीरीज में आएगा या नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा समझिएगा। मैं इसको इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, लेकिन कुछ इस तरीके से मैंने लिखा 632। मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, कोई एस्टिमेशन नहीं बता रहा हूं। ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा, या तो 632 इस सीरीज में आएगा, या तो 632 से कोई छोटी वैल्यू आएगी, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता, ये बात तो कंफर्म है। a + n - 1 * d, a कितना है 23, n मुझे पता नहीं है तो मैंने लिखा है n - 1, और d कितना है 28। लिख सकते नहीं लिख सकते, मैंने क्या लगाया कि टर्म n था जो कि मुझे पता ही नहीं, लेकिन मुझे पता है सबसे बड़ा पद 632 है, तो मैंने कहा कि या तो इस सीरीज का पद 632 आएगा या उससे छोटा होगा, ये बात डन है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा वेल एंड गुड, नहीं कटेगा तो आपको पता है पदों की संख्या तो दशमलव में होगी नहीं। ऐसे तो नहीं कहेंगे सीरीज में 10.5 पद है, ये तो कहीं नहीं होगा, पूरे टर्म आएंगे, और पूरे टर्म आने का मतलब हम देख लेंगे वैल्यू। तो कैसे करेंगे, अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो 632 तो ये आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 प्लस में 28 n माइनस में 28। देखो अब यहां से 23 में से 28 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, इधर आ जाएगा 637, और बट्टे में आ जाएगा 28 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। देखो 23 में से 28 जाएगा -5, उसको मैंने इधर जोड़ दिया, 637 बना। 28 में से 28 नीचे चला गया, कितनी बारी जाएगा, 28 दूना 56 बचेगा, 7 77 बचेगा, 28 दूना 56। मतलब जो एग्जैक्ट पद आएंगे वो 22 आएंगे, 23वां पद नहीं होगा, मतलब 22 पद से बड़ी ये वैल्यू है, और 23वां पद ये नहीं होगा। तो 22 पदों का योगफल निकालना है, मतलब इस सीरीज के 22 पदों का योगफल निकालना है, इस सीरीज के 22 पदों का योगफल निकालना है। ये मेरे पास क्वेश्चन आ गया। अब देखो यहां पर एक और भी लॉजिक है, आपको समझाऊंगा, पहले मैं पूरा सोल्यूशन कर देता हूं।
इस सीरीज के 22 पदों का योगफल मुझे निकालना है। तो n/2 a प्लस एल होता है, बोलो हाँ या ना। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस एल। ये मैं आपको बता चुका हूं आज ही के सेशन में। a होता है पहला पद, l होता है अंतिम पद। अब देखो जुगाड़ क्या होता है, एग्जाम में कैसे दिमाग लगाए जाते हैं आप जल्दी से। तो n कितना है 22, तो आप लिखोगे बेटा 22/2। a का मतलब कितना आ गया आपके पास 23, और l अंतिम पद अभी आपको निकालना पड़ेगा कि इस सीरीज का 22वां पद होगा क्या, वो भी निकालना पड़ेगा। मैं नहीं निकालता हूं, मैं एग्जाम में डायरेक्ट करूंगा, मजबूरी हो तो बात अलग है। देखो ये कटेगा कितना 11, मतलब मेरा आंसर कुछ भी होगा लेकिन वो 11 से जरूर कटेगा, बोलो हाँ या ना। मेरा आंसर 11 से कटेगा क्योंकि ये 11 आ रहा है। मैं ऑप्शन चेक करता हूं, 11 की डिविजिबिलिटी देखो 7 4 11 -1 10, ये नहीं हो सकता आंसर। 6 5 11, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, ये नहीं हो सकता आंसर। 6 7 13, 9 4 13, ये आंसर हो सकता है। 6 6 12 में से 8 जाएगा 4, ये भी नहीं हो सकता। आंसर यही आएगा, कंफर्म है, क्योंकि यही एकमात्र ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है और कोई ऑप्शन नहीं है जो 11 से कट रहा है। तो यही मेरा आंसर होगा। तो आपका आंसर कुल मिला के यही आ जाएगा, बाकी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूं कि अब इस सीरीज का 22वां पद क्या होगा ये भी निकालना है। तो तरीके कई हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 23 प्लस n माइनस 1, तो 22 माइनस 1 21 इंटू में 28। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। और तो आप इतना सब मत करिएगा, मैंने जो बताया यहां से आप निकाल सकते हो। 28 गुणे 20 560 हो जाएगा। 560 प्लस 28 588, 588 12 और 611, ये टर्म आ जाएगा 611। और 611 आप करोगे तो यहां पर रखोगे n/2 का मतलब 11 आ चुका है, a प्लस एल का मतलब 23 प्लस में 611। 611 23 10 35 1 34, तो 634 गुणे 11, 634 गुणे 11 आपका आंसर आएगा। बट बेटा ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। 11 का मल्टीप्लिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो बता दे रहा हूं कि देख लो, इसका जब आप 11 से गुणा करोगे तो पहले 4 लिख लो, फिर 4 3 7 लिख लो, उसके बाद 6 3 9 लिख लो, फिर 6 लिख लो। ऐसे ही क्या आता है 1 to 1 लिए आता है। बाकी डिटेल में मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं, वहां पे 11 से डिविजिबिलिटी बहुत डिटेल में आपको बताया, तो आप वहां पे देख सकते हो। तो फिलहाल लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, डिविजिबिलिटी से काम हो सकता है। आज के साथ ये सेशन हम फिनिश करेंगे, लेकिन एक बात आपको समझाता हूं कि देखो बेटा, 2-3 बातों पे बहुत होल्ड करो, बहुत प्रैक्टिस करो, नंबर सिस्टम बहुत जम के पढ़ो, डिविजिबिलिटी खूब लगाओ, खूब क्वेश्चन में अभी टाइम है तो उसमें लगा के देखो कि डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे, यूनिट डिजिट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे। बहुत फायदा करता है, एग्जामिनेशन में बहुत टाइम बचाता है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान देना है। तो उम्मीद है आपको इस सेशन में मजा होगा। ये 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, इस पेपर में और भी अच्छे क्वेश्चन थे, मैंने 10 उठाए हैं। आगे के सेशंस में हम और भी क्वेश्चन लेंगे। ये पूरा सेशन भी हमने लिखा हुआ है, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डलवा दूंगा। प्लस मैंने जो दूसरा क्वेश्चन बताया उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, जिसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, उसका भी वीडियो डला दूंगा, जरूर देखिएगा। दिवाली जम के सेलिब्रेट करिए, लेकिन पढ़ाई से समझौता नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी जम के करिए, सेलिब्रेट भी करिए, क्योंकि भविष्य आपका है, मेहनत आपको करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन एंड गुड डे एंड हैप्पी दिवाली।